आज हमारे पास ज़िले हुमा आई हैं। ज़िले हुमा साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारी माइंड पावर आर्टिस्ट की टीम मेंबर हैं। आज की इस गुफ्तगू में वो हमारे पास टॉपिक लेकर आई हैं कि साइकोलॉजी प्रोफेशन जो है वो पाकिस्तान में कैसे बढ़ सकता है, कैसे इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अपने कोई भी किसी किस्म के टॉपिक पे गाइडेंस, इन कैमरा कंसल्टेशन या आप इंटरव्यू, कुछ सवालात, ऐसे सवालात जिनके जवाब आपको कहीं ना मिले हो, आप वो सवालात मुझसे करना चाहते हो, हमारे पास आना चाहते हो, आप लोग वेलकम। जो स्क्रीन पे हमारा दिया हुआ नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे साथ अपना एक इन कैमरा सेशन बुक करवा सकते हैं। पाकिस्तान में आप साइकोलॉजी फील्ड को किस तरह से देखते हैं? अभी ये फील्ड साइकोलॉजी की ये किस लेवल पर है? साइकोलॉजी फील्ड की पाकिस्तान में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पढ़ने के हवाले से, साइकोलॉजिस्ट बनने के हवाले से, स्टडी या डिग्री के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा एक बूम है, उसका एक राइज चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग साइकोलॉजी में पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट है, इसकी सोसाइटी में जो यूटिलाइजेशन है, वो अभी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास ज़िले हुमा आई हैं। ज़िले हुमा साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारी माइंड पावर आर्टिस्ट की टीम मेंबर हैं। आज की इस गुफ्तगू में वो हमारे पास टॉपिक लेकर आई हैं कि साइकोलॉजी प्रोफेशन जो है वो पाकिस्तान में कैसे बढ़ सकता है, कैसे इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, और वो लोग जो साइकोलॉजी से कंसल्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं कि किन किन कंडीशंस में उनको किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप लोग भी अपने कोई भी किसी किस्म के टॉपिक पे गाइडेंस, इन कैमरा कंसल्टेशन या आप इंटरव्यू, कुछ सवालात, ऐसे सवालात जिनके जवाब आपको कहीं ना मिले हो, आप वो सवालात मुझसे करना चाहते हो, हमारे पास आना चाहते हो, आप लोग वेलकम। जो स्क्रीन पे हमारा दिया हुआ नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारे साथ अपना एक इन कैमरा सेशन बुक करवा सकते हैं और किसी किस्म के भी आप अपने सवालात इन कैमरा पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आपको भी मिलेंगे और सुनने वालों को भी फायदा देंगे। वेलकम ज़िले हुमा। थैंक यू सर। सर सबसे पहले ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको इंस्पायर किया, मोटिवेट मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आपने इस फील्ड को चुना? अच्छा, मेरी अपनी जो प्राइमरी फील्ड है ना, वो साइकोलॉजी नहीं है। मैं एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जिसमें थ्रू मेडिटेशन, आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन और रियल स्पिरिचुअलिटी होती है। और उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें मखलूक खुदा को फायदा पहुंचाते हैं, पब्लिक डीलिंग आती है। तो पब्लिक डीलिंग, लोगों से कंसल्टेशन करना मैंने स्पिरिचुअलिटी से सीखा। 20 ईयर्स से मैं इस फील्ड में। फिर जब मैं साइकोलॉजी से इंट्रोडक्शन हुआ, साइकोलॉजी फील्ड से, तो मैंने देखा कि साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी की फील्ड की बहुत सी चीजें जो हैं वो कॉमन हैं। तो उन कॉमनैलिटीज को मैंने यूज किया, उससे फायदा उठाया। फिर मैंने फॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी मैंने, और उसके बाद मैंने फिर माइंड साइंसेस को सीखा, समझा, प्रैक्टिस करना शुरू किया। और इन तीनों चीजों को मैंने आपस में मिला दिया, मर्ज किया, और अब हम इन तीनों चीजों की एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज भी दे रहे हैं और हम टीचिंग भी दे रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं। अनलाइक अ नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट, मेरी फील्ड, मेरी अप्रोच है, मेरी जर्नी थोड़ी सी ईजी और कंफर्टेबल रही, क्योंकि मेरा अपना एक अर्निंग रोजगार मेरा ऑलरेडी सेटल था, और मैं इन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और दिलचस्पी से सीख रहा था और पढ़ रहा था। और जो चीज़ हम रोजगार की फिक्र से बेनियाज होकर जो चीज़ हम सीखें, वो हम अच्छी सीख पाते हैं, अच्छी गेन कर पाते हैं, और अच्छा उसको फिर हम डिलीवर कर पाते हैं। पाकिस्तान में आप साइकोलॉजी फील्ड को किस तरह से देखते हैं? अभी ये फील्ड साइकोलॉजी की ये किस लेवल पर है? साइकोलॉजी फील्ड की पाकिस्तान में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पढ़ने के हवाले से, साइकोलॉजिस्ट बनने के हवाले से, स्टडी या डिग्री के हवाले से इसका बहुत ज़्यादा एक बूम है, उसका एक राइज चल रहा है। बहुत ज़्यादा लोग साइकोलॉजी में पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो आउटपुट है, इसकी सोसाइटी में जो यूटिलाइजेशन है, वो अभी कम है। एक तो ज़्यादातर लोग जो डिग्री हासिल करते हैं वो जॉब के लिए हासिल करते हैं कि हम इसके बाद जॉब करेंगे। साइकोलॉजी फील्ड की जॉब्स अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है। लेकिन अगर कोई अपनी प्रैक्टिस करना चाहे क्लिनिकल सेटअप में या ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहे, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। माशरे में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हमारे यहाँ आ रही है, बहुत हद तक आ चुकी है कि लोग साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। साइकोलॉजिस्ट को ये चाहिए कि वो अपनी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करें, जॉब नहीं तो अपना सेटअप बनाएं, और चाहे ऑनलाइन सर्विसेज दें और माशरे को इससे फ़ायदा पहुंचाएं। सर आपकी नज़र में एक साइकोलॉजिस्ट का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट का रोल किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। पर्सनल ग्रूमिंग की बात कर लें, मसाइल हल करने की बात कर लें, जिसको मेंटल हेल्थ सॉल्यूशंस कहते हैं, उसकी बात कर लें, फैमिली लाइफ इंप्रूव करने की बात कर लें, अपने कैरियर में ग्रो करने की बात कर लें, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर लें, अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने की बात कर लें। इतने ज़्यादा रोल हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट प्ले कर सकता है। जब भी कोई इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है,
तो इसकी मिसाल ऐसे है कि उसके ऊपर किसी एक वाक्य ने उसके ऊपर कुछ असर छोड़ा और उसके जहन के ऊपर एक गर्द की लहर आ गई। अब ये गर्द की लहर जो है उसकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रही है, उसकी परसेप्शन को डिस्टर्ब कर रही है, उसके आईक्यू को डिस्टर्ब कर रही है, उसकी रिलेशन परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रही है। इसी तरह रोजमर्रा की लाइफ में हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं। ये सब चीजें हमारे जहन पर, हमारी नफ्सियात पर कुछ ना कुछ असर छोड़ती हैं और एक गर्द की लहर हर दफा हमारे जहन के ऊपर आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, जिससे अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हमारा लोगों से बातचीत करना, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी मेंटल कैपेसिटी डिस्टर्ब होती है, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, हमारी काम करने की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। तो इन तमाम शोबों में साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें तो साइकोलॉजिस्ट इन तमाम चीज़ों में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। मुझसे पूछे तो साइकोलॉजिस्ट के हर इंसान को साल में एक दफ़ा, 6 माह में एक दफ़ा एक साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, चाहे उसको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम डेवलप हो रहा हो तो डेवलप होने से पहले रुक जाएगा, और अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो उस इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ और उसकी जो लाइफ में जो उसकी वैल्यू है जो वो कर रहा है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइकोलॉजिस्ट का सोसाइटी में। सर, अब जो कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं ना, वो स्टूडेंट्स से रिलेटेड हैं और बिगिनर्स जो अभी साइकोलॉजी की फील्ड में आए, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें डिग्री तो कर ली है, साइकोलॉजी की कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेप है जो लेना चाहिए? इसलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करूंगा जब किसी ने साइकोलॉजी प्रोफेशन को अभी चूज भी नहीं किया अपनी एजुकेशन में, चाहे आपने बीएस भी नहीं किया, अभी आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, आगे अपनी फील्ड चुननी है, वो लोग जो साइकोलॉजी को चूज करना चाहते हैं, जैसे हमने बात की कि आजकल बहुत ट्रेंड है साइकोलॉजी पढ़ने का। लेकिन अगर तो कोई शख्स ये सिर्फ इल्म हासिल करने के लिए साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो जरूर पढ़े, बहुत अच्छी बात है। ये आपको एज फैमिली मेंबर फायदा देगी, एज पेरेंट आपको कल को ये चीज फायदा देगी, एज स्पाउस आपको फायदा देगी अपने रिलेशन इंप्रूव करने के लिए, बच्चों की ग्रूमिंग करने के लिए। लेकिन अगर कोई इसको प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्टडी कर रहा है तो पहले वो जरा होमवर्क कर ले कि प्रोफेशनल लाइफ में पाकिस्तान में साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद कितने लोग जो हैं वो घर बैठे रहते हैं, कितने लोगों को जॉब मिलती है, कितने लोग अपना क्लिनिकल सेटअप खोल सकते हैं। अगर हम जॉब की बात करें तो बहुत कम लोगों को जॉब मिलती है। जितने लोग ईयरली साइकोलॉजी में पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं, 5% को जॉब मिलती होगी, बहुत हो गया 10% को मिलती होगी, जॉब्स हैं ही कम। दूसरी बात, बाकी 90% जो है अब उनके पास ये ऑप्शन है कि वो अपना काम कर सकते हैं। अपना काम करने में दो रुकावटें हैं। एक, उसमें कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल आपको बूस्ट या फाइनेंशियल फंडिंग आपको चाहिए होती है, थोड़ा सा कैपिटल आपको चाहिए होता है, चाहे आपने एक अपना क्लिनिकल सेटअप किसी जगह पे बनाना है, चाहे आपने अपना ऑनलाइन काम करना है। क्लिनिकल सेटअप में थोड़ी सी ज्यादा फंडिंग चाहिए, आपने उसका रेंट देना है, आपने किसी को एज असिस्टेंट हायर किया तो आपने उसको सैलरी देनी है, क्या आपने इक्विपमेंट वहां लेना है, फर्नीचर, कंप्यूटर क्या लेना है, उसकी कॉस्ट होगी। प्लस आप ये अपनी गोल सेटिंग करें कि कितने अरसे तक आपके पास अर्निंग आना शुरू हो जाएगी जो कि आपकी सब जो आपकी मंथली कॉस्ट है उसको ओवरकम कर लेगी और आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 1 साल में किसी को एक अच्छी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, तो 1 साल तक आप जिस क्लिनिकल सेटअप को स्टार्ट कर रहे हैं उसका रेंट, जितने लोगों को आपने हायर किया है उनकी सैलरीज और एडिशनल एक्सपेंसेस आपके जहन में आपके पास एज बैकअप होने चाहिए कि आप उसको दे सकें। प्लस मार्केटिंग आपने फिर भी करनी है। अगर कोई क्लिनिकल सेटअप नहीं खोलना चाहता, नहीं खोल सकता, तो एक सस्ता सोल्यूशन है और ज्यादा बेनिफिशियल है कि अपना ऑनलाइन सिस्टम बना ले। ऑनलाइन आपने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब चैनल बनाएं, वेबसाइट बना सकते हैं, बनाएं, इनिशियली उसकी जरूरत नहीं है। एक ऐसे अपने सोशल मीडिया आईडीज बनाएं और उस पर रेगुलरली पोस्ट करें साइकोलॉजी के बारे में कि किस किस तरह आपने आना है, आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, आम लोगों को मसाइल हैं क्या, उनसे सोल्यूशन से कैसे निकला जाता है। जितना आप लोगों को बताएंगे, टेक्स्ट लिखें, अपनी वीडियोस बनाएं, आपको सामने आना पड़ेगा अगर आपने साइकोलॉजी की फील्ड में आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साइकोलॉजी की प्रोफेशनल फील्ड में भी आना है और आप पर्दा भी करते हैं, आप सामने नहीं आ सकते, ये गर्ल्स को इशू होता है। तो सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको सामने आना पड़ेगा और आपके पास एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए जिसको आप डिस्प्ले कर सकें, जिसपे आप लोग आपको राब्ता कर सकें। तो आपने डेली बेसिस पे कंटेंट डालना है और अपने इस सोशल मीडिया आईडीज की आपने मार्केटिंग करनी है, जिसको पेड मार्केटिंग कहते हैं, ताकि आपका पैगाम जल्दी लोगों तक पहुंचे और लोग आपको अप्रोच करें।
अब यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आपका वक्त सर्फ हो रहा है, आपकी एनर्जी सर्फ हो रही है, आपने कंटेंट बना के डालना है, प्लस मार्केटिंग करनी है। इस मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर अगेन आप 1 साल का ध्यान में रखें कि इस 1 साल में मैंने इस तरीके से मार्केटिंग करनी है, इस तरीके से लोग मेरे पास आएंगे और साल बाद ये खुद इतना रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा कि हमें कुछ एडिशनल फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीजें ध्यान में होनी चाहिए। दूसरा मसला अपना सेटअप स्टार्ट करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट को पेश आता है वो ये है कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनमें इतनी स्किल नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने आप को बेच सके, यानी अपनी सर्विसेज लोगों को कायल कर सके कि ये हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम आपका मसला हल कर सकते हैं, हमारे पास आए और अपना मसला हमें बताएं और अपना मसला हल करें। बहुत से लोगों के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सबसे पहले जब आप डिग्री कर रहे हैं तो आप साथ साथ उस चीज को समझे, साथ साथ अप्लाई करना शुरू कर दें अपने फैमिलीज पे, फ्रेंड्स पे, ऑनलाइन कंसल्टेशन, फ्री कंसल्टेशन देना शुरू कर दें। इससे कॉन्फिडेंस आता है। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जी, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस के 2 फायदे, एक कॉन्फिडेंस आता है और एक जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो साथ साथ अप्लाई होना शुरू हो जाती है प्रैक्टिकली, तो आपकी ग्रिप आ जाती है उस चीज के ऊपर। फिर ये कि साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजी के अलावा जो चीजें आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें होना उनमें होना चाहिए, प्लस उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मीडिया को, पब्लिक को फेस करने का होना चाहिए। जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, वो कहीं भी कामयाब नहीं होता, किसी भी फील्ड का इंसान कामयाब नहीं होता। जिसमें कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, वो अपने आप को अच्छा कम्युनिकेट करता है, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करता है और वहीं से लोगों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये तमाम चीजें उन लोगों ने ख्याल करनी है जो साइकोलॉजी फील्ड में आना चाहते हैं। इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान में साइकोलॉजी को एज अ प्रोफेशन चूज करने से पहले होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क करना है, उसके बाद अपना गोल बनाना है, एक रियलिस्टिक गोल बनाना है, फिर चलना है। सर एक साइकोलॉजिस्ट को अपनी एक्सपर्टीज को सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं? एक तो हमने अभी बात कर ली सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो है यूज करें, आप फेसबुक यूज करें, इंस्टा यूज करें, टिकटॉक यूज करें, आप यूट्यूब चैनल बनाएं, सबसे ज्यादा वहां से लोग ऑडियंस, हर प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंस है, वो हर जगह पे लोग आपका पैगाम लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को साइकोलॉजी प्रोफेशन के बारे में भी पता चलेगा और आपके बारे में भी पता चलेगा। फिर वेबसाइट बनाई जा सकती है, वेबसाइट को प्रमोट किया जा सकता है। फिर इसकी इंटरनेट के ऊपर एसईओ की जा सकती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन शॉर्ट वर्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि कोई शख्स ये टाइप करे कि जी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, तो वो जो ऊपर ज्यादा लिस्टें आएंगी, वेबसाइट्स के लोगों के नाम आएंगे, उनमें एक नाम आपका भी आ जाए। इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये भी जरूरी चीज है लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर ये कि कुछ ऐसी एप्स हैं, जैसे मरहम की ऐप है, मरहम पे काफी साइकोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड हैं, लोग उनको अप्रोच करते हैं। ola.com एक ऐप है जहाँ से लोग साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, वहां से पहुंचाया जा सकता है अपना पैगाम और लोग आप तक पहुंच सकते हैं। फिर आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, जैसा हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। पॉडकास्ट का ट्रेंड है आजकल, टीवी चैनल्स को जरूरत होती है साइकोलॉजिस्ट की, आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, टीवी चैनल्स आपको खुद अप्रोच करेंगे, आप टीवी चैनल्स पे जाएं, वहां से लोग आपको जानते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हो सकते हैं लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप क्लिनिक ओपन कर लो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सब फर्स्ट स्टेप जो है ऑनलाइन ही होना चाहिए। आप बताएं आपका एज साइकोलॉजी कैसा एक्सपीरियंस रहा लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने का? सर मैंने जो प्रोफेशन स्टार्ट किया था ना वो ओला टॉप से किया था। ओला टॉप पे जब से रजिस्ट्रेशन हुई उसके बाद फिर फ्लैग्स आना शुरू हुए, फिर रेफरेंस से वो फ्लैग्स बढ़ते गए, बट प्रैक्टिस मैंने बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी थी डिग्री के दौरान। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इस ola.com के ऊपर आपको अपना आप रजिस्टर करने के लिए आपकी कितनी एफर्ट लगी और वहां से कितने क्लाइंट्स से, कितने पेशेंट्स, कितने जरूरतमंद आप तक पहुंचे? बट उसमें मार्केटिंग भी आती है और वो अपने यूट्यूब चैनल पे आपको एज इंट्रोडक्टरी इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। और मार्केटिंग फॉर 3 मंथ्स आपकी जो प्रोफाइल है ना वो फर्स्ट 3 पेजेस पे आती है। तो जब वो 3 मंथ्स हो जाते हैं उसमें ऑब्वियसली आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, आपकी मार्केटिंग हो रही है और उनसे अगर कोई बंदा पूछेगा, सजेशंस लेगा, तो वो आपकी प्रोफाइल जो है वो सजेस्ट कर देगा। 3 मंथ्स के बाद अगर ऐसा होता है कि आपके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, रेफरेंसेस भी नहीं है, तो फिर आप दोबारा से मार्केटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, और अब तक आपके पास ola.com से कितने जरूरतमंद आप तक पहुंचे? सर मैक्सिमम आए ही गुरु से, ठीक है, और जो बाकी अगर वहां से नहीं आएगा तो रेफरेंस जो था ना वो उन क्लाइंट्स का ओला डॉट से आएगा। सर अब तक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में प्रमोशन के लिए साइकोलॉजी की या तो लोगों में अवेयरनेस के लिए, ठीक है, पाकिस्तान में अवेयरनेस कम है साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिस्ट की, तो उस अवेयरनेस को हम बढ़ाने के लिए क्या चीज कर सकते हैं?
जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजी के अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। अगर हमारे माशरे में इस वक्त साइकोलॉजी का अगर अवेयरनेस पहले से काफी बेहतर है, लेकिन जो नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि साइकोलॉजिस्ट अपना ठीक किरदार अदा नहीं कर पा रहे। ये बात ठीक है कि अपॉर्चुनिटीज कम है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट अपना किरदार भी ठीक अदा नहीं कर पा रहे। उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कन्विंसिंग पावर नहीं है, वो कहीं सोशल मीडिया पे आके किसी प्लेटफॉर्म पे आके साइकोलॉजी प्रोफेशन की कोई खिदमत नहीं कर रहे, लोगों को नहीं एजुकेट कर रहे कि ये साइकोलॉजी है, ये मसाइल हर इंसान को जिंदगी में आते हैं, टेम्पररी होते हैं, किस जगह पे जाके साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, कैसे अपना इलाज कराना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट का बहुत अहम किरदार है कि वो इस चीज को, साइकोलॉजी प्रोफेशन को प्रमोट करेंगे तो इनडायरेक्टली उनकी अपनी प्रमोशन भी होगी। तो ये हम तमाम साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां जहां जिस तरह काम कर रहे हैं हम अपनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं। और इस वक्त मुआशरे में हर इंसान परेशान है, हर इंसान को माहिर नफ्सियात की जरूरत है। जितने लोगों ने इस वक्त तक हमारे मुल्क में साइकोलॉजी पढ़ी है ना, अगर वो तमाम अपनी अपनी एक एक सोशल मीडिया की आईडी बना लें और वहां पे वो विद फेस लोगों को साइकोलॉजी प्रोफेशन में बताना शुरू कर देना, तो मैं कहता हूँ कि एक साल में साइकोलॉजी प्रोफेशन पाकिस्तान के अंदर जमीन से आसमान पर पहुंच जाएगा। सर हम ये मान लेते हैं कि अवेयरनेस कम है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को अवेयरनेस है वो ये कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते। चार्जेस लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस अभी बाकी है कि साइकोलॉजी की फील्ड के थ्रू भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये लोगों में अभी एक झिझक बाकी है, प्रायोरिटाइजेशन उनकी वो है, फॉल्टी है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, वो तमाम लोग जो कहते हैं कि जी हम साइकोलॉजी से कंसल्ट तो करना चाहते हैं, हमें फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, हमारे पास, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेट से किसी साइकोलॉजिस्ट की 2000 कंसल्टेशन फी है, अब लोग कहते हैं जी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सेहतमंद रखे, लेकिन जब यही लोग खुदा ना खास्ता जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स को, एमबीबीएस डॉक्टर्स को हैवी फीस देते हैं, हैवी फीस वाले ब्लड टेस्ट भी करा लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन एमआरआई सीटी स्कैन भी करा लेते हैं, 50-60 हज़ार भी खर्च कर लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो पैसा भी वो लेट्स सपोज कहीं से अरेंज करके डॉक्टर्स को देते हैं। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वही पैसा जो आप कहीं से अरेंज करके लाखों में भी एक डॉक्टर्स को दे सकते हैं, वही आपने साइकोलॉजी की कंसल्टेशन जिसकी 2-3 thousand फी होती है, वो भी आप इसकी अहमियत को समझें कि अगर आप वो साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके साइकोलॉजिस्ट सेशंस ले लें कुछ, तो आपकी बहुत सी बीमारियों का भी हल हो जाता है, बहुत सी आपकी साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट मैनेज हो जाती है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां अगर आप कुछ साइकोलॉजिस्ट सेशंस ले लेना तो आपकी फिजिकल बीमारियों के सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और एमबीबीएस डॉक्टर्स के पास जाकर मेडिकल टेस्टिंग पे जो आपका एक्सपेंडिचर होना होता है वो बच जाता है। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि सूफी पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी की प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा हो सकती है? पहले तो ये कि सूफिज्म या स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं, ये और साइकोलॉजी पे बहुत सी चीजें कॉमन है। जो साइकोलॉजी की फील्ड है ना, ये नाम साइकोलॉजी या इल्म नफ्सियात तो ज्यादा पुराना नहीं है, 100-200 साल पुराना है, लेकिन इल्म नफ्सियात जिसका नाम नफ्सियात नहीं था, ये तो तब से है जब से इंसान है। पहले ये चीज फिलोसफी में कवर होती थी, फलसफा की फील्ड में, फलसफा के इल्म में नफ्सियात कवर होती थी, फिर साइकोलॉजी प्रोफेशन ने अपना एक अलग नाम अपनाया। अगर हम सूफिज्म की बात करें तो जितने भी सूफिया रहे हैं ना, सूफिया का जो पब्लिक डीलिंग का तरीका था, चाहे उसको हम डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कहें या जो उनका एक मिशन था कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना, उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज किया। जैसा कि कुछ मेन चीजें जो सूफिया यूज करते रहे वो हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो कि साइकोलॉजी का खासा है। सूफिया ने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एक्सप्रेस किया। सूफिया जो हैं उन्होंने एम्पैथी को एक्सप्रेस किया, एम्पैथी को यूज किया। सूफिया ने, जो हम कहते हैं साइकोलॉजी में कि किसी को साइकोलॉजिस्ट जज नहीं करते या नहीं करना चाहिए, सूफिया ने किसी को जज नहीं किया। दे वर ओपन टू ऑल, तमाम रिलीजन के लोग, तमाम मकतब फिक्र से लोग, गरीब अमीर, सब लोग सूफिया के पास आते थे, वो सबको ओपन हार्ट से वेलकम कहते थे, उनकी गुफ्तगू सुनते थे जैसे कि साइकोलॉजिस्ट तफसील से किसी की बात सुनता है, और फिर उनको गाइड करते थे कि कैसे आपने अपने मसाइल से निकलना है। उनको साइकोलॉजी के बारे में गाइड करते थे, रिलीजन के बारे में गाइड करते थे, कैरियर के बारे में, लोगों के बारे में गाइड करते थे। तो सूफिज्म और साइकोलॉजी की बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती हैं। अगर हम दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करें तो इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस इन सूफिज्म या साइकोलॉजिकल ट्रेंड्स इन सूफिज्म, इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्चेस भी काफ़ी हो रही हैं दुनिया में। तो इन दोनों चीज़ों को
आजकल के ज़माने में ये ज़रूरत है कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए और एक साथ इसको चलाया जाए। वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी की तरफ डेवलप हो जाएगा। वो लोग जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें मिल के जो है एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन देंगे, जो कि इंसान के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत हेल्दी और बेनिफिशियल होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाइटल चेंजर एक पर्सपेक्टिव होता है। 100%, 100%, बट दोनों की रेंज में थोड़ा सा फ़र्क है। सूफीज़्म एक ब्रॉडर फील्ड है, साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव लिमिटेड है। सर आपकी नज़र में पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल सर्विसेज का फ्यूचर क्या हो सकता है? साइकोलॉजी सर्विसेज का फ्यूचर, ये टोटली साइकोलॉजिस्ट के हाथ में है। आजकल के साइकोलॉजिस्ट के हाथ में है वो क्या फ्यूचर इसका बनाना चाहते हैं। अगर तो साइकोलॉजिस्ट मेहनत करें, लोगों में अवेयरनेस लेकर आए और लोगों को बताएं कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइफ के किस किस एस्पेक्ट से डील करती है, तो इसका फ्यूचर बहुत शानदार है। लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट अपना काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली लोगों को तो ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग फिर क्या करेंगे, वो ऑनलाइन सर्च करेंगे, वो दूसरे मुल्कों के माहिरीन से रब्ता करेंगे, साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे। फिर क्या करेंगे लोग, जब उनको अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, उनको गाइडेंस नहीं मिलेंगी, तो लोग अपने मसाइल को फिर अगेन वो आमिल हजरात की तरफ ले जाएंगे। लोग आमिल हजरात से रब्ता करेंगे या लोग मोटिवेशनल स्पीकर से रब्ता करेंगे। मोटिवेशनल स्पीकर्स जिन्होंने साइकोलॉजी का इवन बेसिक भी नहीं पढ़ा होता, लेकिन वो लोगों को कंसल्टेशन दे रहे हैं, साइकोलॉजी टॉपिक्स पे सही या गलत एटलीस्ट बात कर रहे हैं। लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास कंसल्टेशंस लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो नजर आ रहे हैं सामने, वो लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने इल्म को लोगों के मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। यही काम साइकोलॉजिस्ट करेंगे तो लोग सही जगह पे आएंगे, यानी साइकोलॉजिस्ट के पास आएंगे। साइकोलॉजिस्ट अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो लोगों ने तो कहीं जाना है, या वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, या वो आमिल हजरात के पास जाएंगे, या वो मोटिवेशन स्पीकर्स के पास जाएंगे। मतलब सारा फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट को बनाते हैं। 100%। ओके सर, आपसे मेरा अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बिगिनर्स हो गए या फिर जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं और प्रोफेशन में कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि सबसे पहले अपना आप गोल सेट करें। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हर फील्ड के इंसान के लिए। साइकोलॉजी जिन्होंने पढ़ ली है वो अपना गोल सेटिंग करें। गोल सेटिंग ये होती है कि अपने आज से आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, इसको विजुलाइज करें, उसको नोट डाउन करें, उसको बैक ट्रैक करें कि 10 साल बाद अपने आप को वहां देखना चाहते हैं तो 8 साल बाद कहाँ होना चाहिए, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद। फिर यहाँ इन तमाम माइलस्टोन पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत कितनी करनी है, रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, एक्शंस क्या क्या करने हैं, इसकी एक एक्शन लिस्ट बनाएं। फिर ये अपनी गोल सेटिंग और एक्शन लिस्ट को अपने सामने रखें और एक एक कदम उसके ऊपर चलना शुरू करें। आपके अपने हाथ में अपनी तकदीर के, क्या आप ऐसे ही गुमनाम साइकोलॉजिस्ट रहना चाहते हैं या आप कम्युनिटी और सोसाइटी को बहुत कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। तो बाकी हमारी गुफ्तगू में सब चीज कवर हो गई है। मैं सिर्फ आखिर में एम्फसाइज करूंगा गोल सेटिंग के ऊपर। अपना गोल बनाएं। हमारे माइंड पावर आर्टिस्ट की यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग का तफसीली तरीका उसमें बताया गया है कि A to Z गोल सेटिंग बनाई क्या जाती है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। अपना गोल बनाएं और उसके बाद उसके ऊपर चलना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह आपकी मंजिल तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।